चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10th के बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखो, लगभग मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। अब हमारा ये अंतिम वीडियोस होना था जिसमें सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट बचा था एंड इसके बाद अभी साइंस का भी बचा हुआ है। और जैसे ही साइंस का वीडियोस अपलोड होता है तो सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम्हें करना क्या है, बस इस पीडीएफ को अपने समक्ष रखना है, अपने सामने रखना है और इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, हम क्लास 10th के सेकंड प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सोशल साइंस के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इनका सही आंसर। बाकी आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिंपल सा सोशल साइंस के सामने एक लिंक दिया है, उसको क्लिक करो और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे पीडीएफ में। परेशान नहीं होना पड़ेगा, आसानी से आप डाउनलोड कर पाओगे। देखो, टोटल अगर मैं सोशल साइंस के पेपर की बात करूं तो 75 मार्क्स का हमारा पेपर देखने को मिलेगा हमारे एग्जाम में एंड हमें समय मिलेगा 3 घंटे। इस 3 घंटे में पूरा पेपर को सॉल्व करना है, लेकिन यकीन मानो अगर आप मिडिल एजुकेशन द्वारा बनाए गए वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आप 2 घंटे के अंदर ही पूरे पेपर को सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें रटा दूंगा। फिर तुम्हें क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन देखो लिखो, क्वेश्चन देखो लिखो, ये काम रहने वाला है। एंड यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सही विकल्प को चुन करके लिखो। एक सेकंड, थोड़ी मैं पतला पेन यूज कर लेता हूं ताकि आंसर को टिक करने में आसानी हो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन कौन सा है हमें इसमें से पहचानना है। तो मनुष्य है वो जैव संसाधन है, कोई भी मत्स्य जीवन हो जैसे मछली का जीवन वो जैव संसाधन कहलाएगा, कोई भी प्राणी जगत हो जो जो कि जैव कहलाएगा। लेकिन अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता वो है चट्टान, यह एक अजैव संसाधन है। ठीक है, तो अजैव संसाधन मतलब क्या होता है, जो श्वसन नहीं करता, जो क्रिया नहीं करता, जो गति नहीं करता, जो विस्तार नहीं करता, वो अजैव संसाधन है। एंड चट्टान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो, अजैव संसाधन चट्टान है, बाकी ये सब जैव संसाधन है। हमारा दूसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। मतलब ये तो परियोजनाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी परियोजना है जो नदी पर नहीं है। गजब प्रश्न पूछा है ना। तो चंबल, महानदी, नर्मदा या यमुना। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है यमुना नदी। यमुना नदी पर कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, मतलब यमुना नदी पर कोई ऐसा बांध नहीं बनाया गया है जो कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करे। नर्मदा पर कई सारे बांध हैं, सरदार सरोवर बांध नाम सुने ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है जो, वो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। महानदी पर भी बड़े बड़े बांध हैं एंड चंबल नदी पर भी बांध है, लेकिन यमुना नदी पर कोई ऐसा बांध नहीं बनाया गया है। तीसरा नंबर कहता है जो कि इतिहास से प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। है ना, कब हुआ था फ्रांस की क्रांति, 1917 में। इसका मुख्य रीजन क्या था, आखिरकार क्यों हुआ था फ्रांस की क्रांति। तो निरंकुश शासन, मतलब जो वहां का शासन था ना वो निरंकुश था। ठीक, तो फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी। नेक्स्ट कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, आगे कहता है पांचवा नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919। कब पारित हुआ, 1919। ये सारे फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छठवां नंबर कहता है भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, तो ये जो मनुष्य है वो मध्यम श्रेणी में आता है। ठीक है, भारत जो है मानव विकास सूचकांक में सेकंड मध्यम पे आता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट पे आता है, ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है वह भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है वह गया डैश 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 क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गया नहीं, यहाँ पर बोया गया क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, वह बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कृषि योग्य भूमि कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, कृषि योग्य भूमि। अरे भाई, जहाँ खेती होती है, जहाँ फसल लगाते हो काटते हो, वो कृषि योग्य क्षेत्र कहलाएगा ना। नेक्स्ट कहता है छोटा नागपुर क्षेत्र में डैश 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 जनजातियां निवास करती हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां की बात कर रहा है, वहां पर कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो कई सारी हैं, संथाल है, मुंडा है, गोंड है। ठीक है, तो कई सारी जनजातियां हैं, बस तुम्हें दो याद करना है, दो लिख लेना। कौन कौन से, संथाल याद कर लो, गोंड याद कर लो। ठीक है, और साथ में आप क्या याद कर लो, मुंडा। वो बिरसा मुंडा का नाम सुने हो, बिरसा मुंडा वो झारखंड के हैं, है ना, और झारखंड छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है।
अच्छा, झारखंड से दो नदियां भी निकलती हैं, एक का नाम है स्वर्णरेखा नदी और दूसरे का नाम है दामोदर, याद रखना। तीसरा नंबर, असहयोग खिलाफत आंदोलन डैश 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 में प्रारंभ हुआ। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1919 में, ध्यान रखना टाइम पीरियड, 1919 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को डैश 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 अनुसूची में रखा गया है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची है। अगर पूछे कितने भाषा का उल्लेख है, तो 22 भाषा का उल्लेख है। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ये सारी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा कहता है, अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, अगर कोई पूछे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची है। पहले अनुसूची में क्या है कि भारत व केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन है। किसका वेतन रहेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, जो आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनके वेतन होते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में प्रावधान है। शपथ, कौन शपथ लेगा? तो यही शपथ लेंगे जिनको वेतन मिलेगा। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 11 सीट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 5वीं पर क्या है? 5वीं पर है अनुसूचित जनजाति को कुछ विशेष प्रावधान। 6वीं अनुसूची में क्या है? एटीएम का स्क्वायर, ए मतलब होता है असम, टी मतलब त्रिपुरा और एम मतलब मणिपुर और मिजोरम में ये जो इतने राज्य हैं, यहाँ पर जनजातियों को विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो हमने 7वीं तक पहुंच गया, सॉरी 6वीं तक। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, मतलब शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा, ये लिखा गया है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं में क्या है? 22 भाषा का उल्लेख। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायत राज और 12वीं में नगर निगम। इस प्रकार से तुम्हारी 12वीं अनुसूची 12 कंप्लीट होते हैं। इतना काम का नहीं है, काम का केवल एक है, वो चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं केरला के, और केरला के आपको पता है 98% यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं। अगर तुम ऑटो वाले से बात करोगे वो भी तुमसे इंग्लिश में बात करेगा, है ना। तुम हिंदी बोलोगे वो इंग्लिश बोलेगा। सोचो, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं केरल के लोग। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, मधुमक्खी पालन डैश डैश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो मधुमक्खी पालन होता है वो कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक लिखना है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, ओके। चला 3रा नंबर, सत्य सत्य लिखो। सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था, बिल्कुल सही है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट कहता है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो बिल्कुल सही है, जो बेल्जियम है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट कहता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है, बिल्कुल गलत बात है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका बस योगदान नहीं होता, बल्कि तृतीय क्षेत्र का भी योगदान होता है। नेक्स्ट कहता है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र ही है। जितने भी उद्योग से संबंधित कार्य होते हैं सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जितने भी कृषि संबंधी कार्य होते हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, और जितने भी सेवाएं संबंधी कार्य होते हैं वो सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मतलब तुम्हें सेवा दे रहा हूँ, तुम घर बैठे पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है सही जोड़ी बनाइए। पहला नंबर कहता है जैव संसाधन, तो इसका भाई क्या हो जाएगा? आओ फटाफट मैच करते हैं। जैव संसाधन का आपका हो जाएगा पशुधन। नेक्स्ट कहता है संसाधन, तो संसाधन में क्या हो जाएगा आपका? हवा, पानी और मिट्टी। नेक्स्ट कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। नेक्स्ट कहता है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नगर निगम, तो नगर निगम का क्या हो जाएगा? तो इससे आपको मैच करना है, नगर निगम का महापौर होता है। एंड राज्य सूची आपका, एक सेकंड भाई, राज्य सूची यहां पर तो कृषि बचा, तो कृषि से ही मैच कर दो। राज्य सूची से का जितने भी अच्छा, राज्य सूची में कृषि संबंधी कार्य आएगा, ठीक ठीक ठीक, कृषि से मैच कर दो। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर कहता है हिमालय के कई क्षेत्र में
वन कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो हिमालय के कई क्षेत्रों में अगर जंगल काटना है तो जंगल को काटने से बचाने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। अच्छा, चिपको आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो इनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। नाम याद रखना, सुंदर लाल बहुगुणा। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी खेजड़ी नामक वृक्ष से चिपक करके। ठीक है, और खेजड़ी का वृक्ष बहुत काम का चीज है। खेजड़ी के वृक्ष से तुम कुछ भी बना सकते हो, सब कुछ बन जाएगा। हमारा दूसरा नंबर कहता है जियोसेपी मोत्सनी कौन था? इनका नाम बताना है। तो जियोसेपी मोत्सनी एक इटली का राजनेता था। क्या था? इटली का राजनेता था। राजनेता, राजनेता या पत्रकार था, दोनों था। नेक्स्ट कहता है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नाम पूछा है। तो नेपोलियन नेपोलियन बोनावर्टे की थी। नेपोलियन बोनावर्टे ने की थी। नेपोलियन 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 नेपोलियन, बस इतना याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, संघवाद क्या है? तो संघवाद क्या होता है? तो स्वशासन और सहशासन की शासन प्रणाली ही संघवाद कहलाती है। स्वशासन और सहशासन की शासन प्रणाली संघवाद कहलाती है। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अधिकार क्षेत्र। जिसका वैधानिक अधिकार हो उसे कहते हैं अधिकार क्षेत्र। जैसे तुम्हारी कल की जॉब लगेगी, मान लो तुम पटवारी बन गए, तो तुम्हें कोई एरिया दे दिया जाएगा कि भाई इस एरिया में तुम्हें काम करना है, वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कहलाएगा। मतलब वहाँ की जितनी भूमि होगी उसका मापन तुम करोगे, पट्टा रजिस्ट्री का काम तुम करोगे, नामांतरण का काम तुम करोगे, और जितनी भी कामें होती हैं सब तुम्हारे क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और वो तुम्हारा एक अधिकार क्षेत्र कहलाएगा। मतलब उसमें कोई और पटवारी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। छठवां नंबर कहता है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अगर तुम्हें प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो कि कितने पैसा कमा रहे हैं एक साल में। ठीक है, तो देश में जितना पैसा आ रहा है उसको ऊपर लिख दो और बटे में देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या, ये तुम्हारा कहलाएगा प्रति व्यक्ति आय। बस इतना तुम्हें लिखना था। मैं उम्मीद करता हूं एक एक चीज अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट छठवां नंबर कहता है मृदा संरक्षण के दो उपाय बताओ। मृदा संरक्षण मतलब होता है मिट्टी को संरक्षित करना है। इसके लिए दो हम ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? सबसे पहले एक काम करो, तुम अधिक से अधिक पेड़ लगाओ ताकि तुम्हें मृदा संरक्षण कर सको। और दूसरा तुम क्या करो कि बांध का निर्माण करो। ठीक है, बांध बनाओ ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। जब भी पानी अत्यधिक मात्रा में बहे तो छोटे छोटे बांध नदी में बना सकते हो। सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। अथवा में कहता है लैटेराइट मिट्टी की कोई दो विशेषता नहीं है, तो इन सब का आंसर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो लैटेराइट मिट्टी की दो विशेषताएं। सबसे पहले उसमें क्या होता है, लोहा और एल्यूमिनियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है और छिद्र युक्त और कम उपजाऊ मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना, बस यही कहलाता है मृदा अपरदन। अथवा में कहता है कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं? तो क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र पर, अच्छा पहले मृदा अपरदन का आंसर देख लो, ये लिखा है। ठीक है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? तो देखो क्या होता है, पट्टी कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसल के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है ना। एक कुल मिलाकर के क्या करते हैं, पट्टी कृषि में इस प्रकार से खेती करते हैं। ये देखो एक पट्टी बन गया, ये तुम्हारा दूसरा पट्टी बन गया, ये तुम्हारा तीसरा पट्टी बन गया। इसमें खेती करेंगे और बीच बीच में कुछ घास वास लगा देंगे। ठीक है, मतलब कुछ अलग चीज लगाएंगे ताकि मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहे। इस प्रकार से खेती जो की जाती है उसे कहते हैं पट्टी कृषि। अच्छा, ज्यादातर एक खेती कहाँ होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों पर होती है। हमारे मैदानी क्षेत्र पर, हमारे मध्य प्रदेश में पट्टी कृषि कोई नहीं करता, इस चीज को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं? और अथवा में कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो आरक्षित वन वो वन कहलाते हैं जिसमें सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ना तो तुम यहाँ पशु को चरा सकते हो, पशु चराना मना है, ना तो जंगल को काट सकते हो, मतलब काटना मना है। ठीक है, ना तो यहाँ पर तुम जा करके और कोई औषधि को निकाल सकते हो। तो ये कहलाता है आरक्षित वन। बाकी इसका आंसर है अवेलेबल, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र मतलब होता है मेगा 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 बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे क्षेत्र में कोई पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं और इसी वनस्पति के कारण इस क्षेत्र को जाना जाता है, तो उसको बचाने का काम करेगी सरकार। इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इसमें न केवल पेड़ पौधे आते हैं, बल्कि इसमें जीव जंतु को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक होता है कंप्लीट। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9। इन सब का आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। तो जाइए जा करके डाउनलोड कीजिए क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए।
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आए तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अंतिम तक साथ मिडिल एजुकेशन ही देगा और सबका साथ सबका विकास करेगा एकमात्र यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन। आप अपने बड़े भैया और दीदी से मिडिल एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।